हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। गाड़ी में सब दोस्त शांत बैठे थे। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद अमित कहता है, हम लोगों ने उस आदमी की बात न मानकर कोई गलती तो नहीं की। हमें आज की रात वहीं रुक जाना चाहिए था। उस पर अदिति कहती है, तुम्हारी बात सही है अमित, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत दूर निकल आए हैं। अभी और कितनी देर है रोहन? रोहन कहता है, अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। तब नेहा कहती है, रुको मैं मैप पर देखती हूँ। लेकिन मैप पर भी लोकेशन ठीक से नहीं दिख रही थी। नेहा कहती है, मैप ठीक से लोकेशन नहीं दिखा रहा। अगर रास्ते में कोई मिलता है तो उससे पूछ लेंगे। अमित मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ लेकिन इतनी रात गई, यहाँ कौन मिलेगा जो हमें रास्ता बताएगा? अमित बोल ही रहा था कि तभी स्वप्निल कहता है, अरे वो देखो, कोई साइकिल पर जा रहा है, चलो उससे पूछते हैं। अरे भाई सुनिए, जवार यहाँ से और कितनी दूर है? वो साइकिल सवार कहता है, कुछ दूर सीधे जाने पर बाएं मुड़ जाइए, 15 से 20 मिनट में आ जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको वहाँ जाना चाहिए। रोहन गुस्से से कहता है, जितना पूछ रहा उसे उतना बता, फालतू बातें मत कर। जैसा आपका नसीब। इतना बोलकर वो साइकिल सवार वहाँ से चला जाता है। लोगों से बिना मांगे मिल रही मुफ्त की सलाहों से रोहन तंग आ चुका था। थोड़ी देर बाद वो सब मामा के घर पहुँच गए। पराग, नेहा के मामा का लड़का, दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, बाबा देखो दीदी आ गई। ये सुनकर मामा, मामी, नानी और सुमन बाहर आते हैं। मामा कहते हैं, अरे बच्चों, इतनी रात गए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तभी नानी कहती है, ठीक है केशव। सुमित्रा, जाओ आरती की थाली लेकर आओ। नेहा पूछती है, आरती की थाली क्यों नानी? तब नानी बताती है, तुम सबकी नज़र उतारनी है। सुमित्रा मामी आरती की थाली लेकर बाहर आई। नानी सबकी नज़र उतारती है। केशव मामा कहते हैं, चलो अंदर आ जाओ, तुम सब थक गए होंगे, अब आराम करो, हम लोग सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह वो लोग नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे। अदिति कहती है, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, मैंने सुना है। स्वप्निल कहता है, हाँ, और इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं। उस पर नेहा के मामा का लड़का पराग कहता है, हाँ भैया, बहुत सुंदर गांव है हमारा, मैं ले चलता हूँ आपको। दोपहर के खाने के बाद हम चलेंगे घूमने। फिर सभी दोपहर के बाद घूमने निकल पड़े। पराग भी उनके साथ था। वो लोग निकल रहे थे। तभी केशव मामा कहते हैं, सुनो बच्चों, शाम को जल्दी लौटना। वो सब रोहन की कार में निकल पड़े। काफ़ी सुंदर था गाँव। पक्के रास्ते, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, कल कल बहती नदी और झरने, लहलहाते खेत, हरी चादर ओढ़े घाट। कुदरती तौर पर संपन्न था वो गाँव। वे सभी गाँव की खूबसूरती देखने में खो गए थे। अदिति कहती है, काफ़ी सुंदर है तुम्हारे मामा का ये गाँव नेहा। ऊपरी तौर पर भले ही वो गाँव सुंदर दिख रहा था, लेकिन सालों से अपने अंदर एक काला सच दबाए हुए था। तभी रोहन कहता है, सुनो पराग, इस गांव के बारे में हमने कुछ अफवाहें सुनी हैं। यहाँ पर आते समय हर कोई बता रहा था कि गांव में कुछ तो अजीब है। और उस कुएं का क्या चक्कर है? पराग पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाकियों के जोर देने पर कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन बस इतना जानता हूँ कि बहुत साल पहले एक औरत ने उस कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी। फिर वो चुड़ैल बनकर वापस आई और हर साल सिर्फ दिसंबर के महीने में पूर्णिमा से लेकर 4 दिन तक वो इस गांव में भटकती है। अब तक कई लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है। इसीलिए खास इन दिनों शाम ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता। एहतियात के तौर पर सभी गाँव वालों ने अपने अपने घरों के दरवाज़ों के ऊपर अभिमंत्रित काले धागे बांध रखे हैं। अब शाम ढलने लगी है, हमें चलना चाहिए। स्वप्निल जिज्ञासावश पूछता है, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? पराग कहता है, ये बात मैं नहीं जानता। तभी रोहन कहता है, आज पूर्णिमा है, क्यों ना आज रात बाहर जाकर इस बात का पता लगाया जाए। पराग डरते हुए कहता है, नहीं भैया, आप ऐसा मत करना, आप सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, अगर आपको कुछ हो गया तो। स्वप्निल भी सहमत होते हुए कहता है, हाँ रोहन, पराग ठीक कहता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सब घर वापस चले गए। रात को खाना खाकर सब सो रहे थे, लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी।
उसके जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हो सकता है। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह गांव के बाहर फिर से एक आदमी की लाश मिलती है। उस औरत ने फिर से किसी को अपना शिकार बनाया था। जब यह बात रोहन को पता चलती है तो यह रहस्य जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। रात हो चुकी थी, सभी लोग सो रहे थे, लेकिन आज फिर रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में वही ख्याल चल रहे थे। उसने अपनी घड़ी देखी, घड़ी में 12 बज रहे थे। तभी उसे ख्याल आता है कि मुंबई से निकलते वक्त उसने अपनी कार में शराब की बोतल रखी थी। किसी को बिना बताए वो चुपके से घर से बाहर आता है। रोहन गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें से शराब की बोतल निकाल ही रहा था कि तभी उसे दूर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वो थोड़ा पास जाकर देखता है। लाल रंग की नौवारी साड़ी पहनी हुई एक औरत उसके सामने से निकल जाती है। रोहन सम्मोहित होकर उसके पीछे चल देता है। उसका गाना बंद हो गया और रोहन सम्मोहन अवस्था से बाहर आ जाता है। वो चलते चलते रुक जाती है और अपनी गर्दन पूरी तरह से अपनी पीठ की तरफ घुमा लेती है। उसका वो जला हुआ चेहरा और सफ़ेद आंखें देखकर रोहन डर से कांपने लगा। इस तरफ स्वप्निल की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि रोहन बिस्तर पर नहीं है। वो जल्दी से अमित को उठाकर पूछता है, लेकिन अमित को भी कुछ पता नहीं था। स्वप्निल को शक होता है। इस गड़बड़ी में घर के बाकी के लोग भी अब जाग चुके थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि रोहन बाहर है। उन्होंने आने वाले खतरे को महसूस कर लिया था। स्वप्निल दौड़ते हुए बाहर आता है। पीछे केशव मामा, अमित और पराग भी उसे रोकने के लिए जाते हैं। इस तरफ रोहन अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसका पीछा कर रही थी। रोहन भागते हुए घर की तरफ आ रहा था। दौड़ते समय ठेस लगने से वो नीचे गिर जाता है। इधर स्वप्निल रोहन को आवाज़ लगा रहा था। रोहन स्वप्निल की आवाज़ सुन लेता है। वो उसे मदद के लिए पुकारते हुए कहता है, स्वप्निल मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ। रोहन की आवाज़ सुनकर स्वप्निल उस आवाज़ की दिशा में दौड़ता है। रोहन खड़े होकर भागने लगा कि तभी वो चुड़ैल उस पर वार करती है। अब स्वप्निल, रोहन और वो चुड़ैल आमने सामने थे। उस चुड़ैल ने अपने पैने नाखूनों से वार करते हुए रोहन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। रोहन का सिर दूर जाकर गिरता है और उसका बेजान धड़ तड़पते हुए नीचे गिर जाता है। अब वो चुड़ैल स्वप्निल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी वहां आकर केशव मामा और अमित स्वप्निल को खींचकर घर के अंदर ले जाते हैं। स्वप्निल रोहन के लिए आक्रोश कर रहा था, लेकिन मामा उसे समझाते हुए कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द घर के अंदर पहुंचना होगा। तीनों उसे खींचकर घर के अंदर ले जाते हैं। चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे घर तक आती है, लेकिन दरवाजे पर लगे पवित्र धागे की वजह से वो घर में नहीं घुस पाती। मामा घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बाहर वो चुड़ैल आक्रोश करते हुए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी जिसके चलते खिड़कियों पर लगे कांच का शीशा चटक जाता है। आसपास के पड़ोसी भी इस घटना से डरकर अपने अपने घर में छुपकर बैठे थे। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। रोहन के साथ हुए इस हादसे से नेहा, स्वप्निल, अदिति और अमित, इन चारों को ज़बरदस्त धक्का लगा था। अपने दोस्त की मौत से वो सब रो रहे थे। अगली सुबह पुलिस आकर रोहन की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। गांव के कुछ प्रमुख लोग मिलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं। पूरा गांव सालों से उस चुड़ैल की दहशत में जी रहा है। अब हमें उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। केशव की इस बात पर सभी एकमत होते हैं। गांव के सरपंच गुणवंत राव कहते हैं, तुम ठीक कहते हो केशव, हमें दामले अन्ना के पास जाना पड़ेगा, वही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं। दामले पास ही के एक गाँव में रहते थे। गांव से कुछ चुनिंदा लोग उनसे मिलने जाते हैं। वो लोग दामले के घर पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी दामले बाहर आते हैं और कहते हैं, आप सब लोग यहाँ, क्या बात है गुना, गांव में सब ठीक तो है? गुणवंत राव कहता है, कुछ ठीक नहीं है अन्ना, उसी पुरानी समस्या ने कहर मचा कर रखा है। गहरी सांस छोड़ते हुए दामले कहते हैं, आप सब लोगों को यहाँ देखकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था। गुणवंत राव आगे कहता है, आपने दिए हुए उस पवित्र अभिमंत्रित धागों ने उसे घर में आने से तो रोक दिया, लेकिन सबके मन में उसकी दहशत अभी भी कायम है। उस चुड़ैल की वजह से आए दिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जीना मुश्किल हो चुका है।
गांव के लोग हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं। अब आप ही इसका कुछ उपाय कर सकते हैं अन्ना। दामले कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब मेरी शक्तियों की कुछ मर्यादाएं हैं और बढ़ती उम्र की वजह से वो सिद्धियाँ फिर से हासिल करना मेरे लिए और भी मुश्किल है। दामले अपनी असमर्थता दर्शाते हैं। तब सरपंच गुणवंतराव उनसे विनती करते हुए कहते हैं, आप ऐसा ना कहें अन्ना, हम सब बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अगर आप ही मना कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। दामले कुछ सोचते हुए कहते हैं, है कोई ऐसा जो आपको इस समस्या से निजात दिला सकता है। कठिन साधना और पुण्य कर्मों के बल पर उसने कई सिद्धियां हासिल कर रखी है। वो मेरा शिष्य है, उसका नाम है विराज। रघु उसे फ़ोन लगाओ। रघु फ़ोन लगाता है और थोड़ी देर बात करके वो फ़ोन रख देता है। रघु कहता है, अन्ना मैंने उनके घर फ़ोन लगाया। फ़ोन उनके नौकर ने उठाया। उसका कहना है कि वो अभी शहर में नहीं है। तब सभी गांव वाले उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अन्ना अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं कल आपके गांव आता हूँ, तब तक ख्याल रखिए। दामले उन्हें आश्वासन देते हैं। अगले दिन दामले उनके 2 शिष्य रघु और मनोहर के साथ गांव में आते हैं। उन्होंने तैयारी तो कर ली थी, लेकिन अपनी तैयारी पर उन्हें संदेह था। वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन गांव वालों की सुरक्षा के लिए वे अपनी जान की बाजी लगाने वाले थे। गुना, जब तक मैं ना कहूँ कोई बाहर नहीं निकलेगा। दामले गुणवंतराव को सूचना देते हैं। अब रात हो चुकी थी। सभी गांव वाले अपने अपने घर में थे। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दामले के साथ उनके 2 शिष्य रघु और मनोहर खड़े थे। वो अपनी पोटली से अभिमंत्रित धागे निकालकर उन्हें कलाई पर बांधने के लिए देते हैं और सावधान रहने की सूचना करते हैं कि तभी उन्हें कहीं से गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। दामले कहते हैं, वो आ चुकी है, सब तैयार रहो। वो चुड़ैल दामले की तरफ बढ़ती है। दामले अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करके मंत्रों का जाप करने लगते हैं। वो चुड़ैल उन पर वार करे उससे पहले दामले अपनी पोटली से अभिमंत्रित जल की शीशी निकालते हुए उस पर वो पवित्र जल छिड़कते हैं, जिससे वो चुड़ैल पीछे हट जाती है और अपना रुख उनके शिष्य मनोहर की तरफ करती है। वो मनोहर को पकड़कर अपने साथ ऊपर आसमान में लेकर जाती है और ऊपर से उसे नीचे पटक देती है। जोर से नीचे गिरने की वजह से मनोहर की तुरंत मौत हो जाती है। अपने शिष्य का ऐसा करुण अंत देखकर दामले स्तब्ध रह जाते हैं। उनका मनोबल टूट जाता है। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी रघु आवाज़ देकर उन्हें होश में लाता है। दामले समझ जाते हैं कि परिस्थिति अब उनके नियंत्रण से बाहर है। दामले ज़मीन पर एक सीधी लकीर बनाते हैं और मंत्रों का उच्चारण शुरू रखते हैं। वो चुड़ैल उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी चोटी को लंबा करते हुए वो दामले के गले को जकड़ लेती है। वो रघु को भाग जाने के लिए कहते हैं, लेकिन रघु जाने के लिए मना कर देता है। नहीं अन्ना, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। दामले उसे आदेश देते हुए कहते हैं, रघु तुम्हें जाना ही होगा। तुम विराज को बुलाकर यहाँ की परिस्थिति उसे ठीक से समझाओ। वही इस समस्या से तुम सबको निजात दिला सकता है। अब जाओ, निकलो यहाँ से। तब तक मैं इसे रोके रखता हूँ। ना चाहते हुए भी रघु को वहाँ से जाना पड़ता है। इतने में चुड़ैल दामले पर झपटती है और अपने नाखून उनकी छाती में घुसाकर पीठ की तरफ से बाहर निकालकर उन्हें मार डालती है। दामले अपना दम तोड़कर नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो चुड़ैल हंसते हुए हवा में उड़ रही थी। उस चुड़ैल की हंसने की आवाज़ चारों तरफ गूंज उठती है, जिससे लोग समझ जाते हैं कि बाहर ज़रूर कोई अनहोनी हुई है। सभी लोग घबराकर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। सुबह हो चुकी थी। सभी गांव वाले पंचायत में जमा हो गए थे। स्वप्निल, अदिति और अमित के साथ नेहा के मामा का परिवार भी वहां मौजूद था। दामले के जाने से हर कोई दुखी था। अब क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? क्या इस मुसीबत से कभी छुटकारा मिलेगा? ऐसे कई सवाल गांव वालों के मन में चल रहे थे। तभी वहां मौजूद एक आदमी कहता है, दामले तो नहीं रहे, अब क्या करेंगे सरपंच जी? शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए दैवी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। सरपंच निराश होते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। गांव वालों ने आज छोड़ दी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक स्टोरीज।